सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख की, बहुत ही पीड़ा की बात है। प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। राष्ट्रवादी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के अभिभावक वो रहे। उनके तर्क, उनके भाषण आज भी याद किए जा रहे हैं। रामलला बनाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। तो कल्याण सिंह अपने अंतिम सफर पर हैं। घर से निकली अंतिम यात्रा विधान भवन पहुंची और विधानसभा परिसर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद अब कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए लखनऊ बीजेपी दफ्तर ले जाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सुबह से किस तरह से उन्हें अपने अपने स्तर पर अपने अपनी यादों के साथ तमाम बड़े लीडरान हो, छोटे कार्यकर्ता हों, परिवार के लोग हों, जो किसी भी तरह से कल्याण सिंह को जानते हैं वो उनकी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं किस तरह से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण बातें कहीं, वो भी हमने आपको सुनाई। और परिवार क्योंकि इस स्थिति में नहीं है भावनात्मक तौर पर, तो वो भी हम लगातार जो हैं दिखा रहे हैं आपको। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल हर जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, और विक्रम राव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजीव, एक बार जल्दी से वहां की स्थिति हमें बता दीजिए, उसके बाद मैं विक्रम जी से और बातचीत करूंगी। देखिए, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर में रखा गया है, जिनसे मुलाकात करने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, आप कल्याण सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप, पिता तुल्य, परम आदरणीय बाबूजी आदरणीय कल्याण सिंह जी का आज दुखद निधन हुआ है। मैं अपने पूरे अपना दल परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करती हूं। बाबूजी को सदैव राजनीति के एक आदर्श पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका साहस, उनकी दृढ़ता, उनके कड़े फैसले और उनका विराट व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में सदैव जिंदा रहेगा। और आज वाकई में सही मायनों में राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। मैम, आप लखनऊ में उनकी पड़ोसी भी रही हैं, ऐसे में कोई ऐसा वाकया हो जो आप इस मौके पर याद करें? बाबूजी से मेरी कई अवसरों पर कई बार मुलाकात हुई और मुझसे हमेशा उन्होंने एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। उनके पास जीवन में इतना अनुभव था और मैं जब भी उनके साथ बैठी, बहुत सुखद क्षण थे। हमेशा पूछते थे कि अपना दल में आगे क्या काम हो रहा है, कितने विधायक हैं, कहाँ कहाँ पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, आप क्या क्या कर रही हैं, कौन से मसलों पे लड़ रही हैं। बहुत ही अपनेपन के साथ हमेशा बातचीत करते थे और वो सारी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। मेरे लिए वो पिता तुल्य रहे।
जैसा कि आपने सुना, ये थी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जिनका कहना है कि जब भी उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से होती थी तो वो एक पिता की तरह उनका हालचाल लेते थे, और क्योंकि कल्याण सिंह का एक संगठन और राजनीतिक का एक बड़ा अनुभव था, इसको लेकर वो उनके भी दल की अपडेट लेते रहते थे। ऐसे में तमाम वो नेता हैं, तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक वो अपने नेता का अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और सच में उनके पास खजाना था, अनुभव था, बहुत सारी हमें कहें कि किस्से कहानियां अब हम लोगों की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि विक्रम राव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बहुत से दर्शक हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि वो आपकी ज़ुबानी कल्याण सिंह जी को समझें, उनके योगदान को समझें, उत्तर प्रदेश में उनके बड़े किरदार को समझें। उन्हें अगर हिंदू हृदय सम्राट कहा गया तो क्या बड़े कारण रहे उसके, मैं चाहूँगी कि वो आपकी ज़ुबानी सुने हमारे दर्शक। जीना जी, पहली बात तो यही बता दूं कि कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं, समान अर्थी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को बिना कल्याण सिंह जी के न सोचा जा सकता है न समझा जा सकता है। हम लोग तब लखनऊ में रिपोर्टर थे और 24 जून 1991 कल्याण सिंह जी ने राजभवन में शपथ ली मुख्यमंत्री की, पहले मुख्यमंत्री बल्कि 16वें मुख्यमंत्री प्रदेश के थे। सीधे राजभवन से गए अयोध्या पूरी काबीना के साथ, और काबीना के सब लोग नारे लगा रहे थे, राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये एक भावनात्मक जोड़ था, संपर्क था उत्तर प्रदेश की जनता से और कल्याण सिंह जी से। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले की थोड़ी बात कर दूं जी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, रामधनुष यादव समाजवादी मुख्यमंत्री थे, तब कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे। जीनत जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो मुझे जानकारी है, पहली बार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में बिना पैसे लिए ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। कल्याण सिंह ने सख्त हिदायत दे रखी थी, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई घूसखोरी नहीं होगी। डॉक्टरों और इंजीनियरों के तबादले में अथाह पैसा लोग बनाते थे, खत्म कर दिया उसको कल्याण सिंह ने अपने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही। फिर मुझे तकलीफ जरूर है कि जिस पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, हाँ बिल्कुल, फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस पार्टी ने उनके साथ धोखा दिया, 2 बार पार्टी से निकाला, उन्हें जाके मुलायम सिंह से हाथ मिलाना पड़ा जिनके वो शत्रु रहे। यही नहीं, एक और मौका था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम रिपोर्टर लोगों ने एक दिन एक साथ 2 मुख्यमंत्रियों को देखा है। जगदम्बिका पाल, बिल्कुल, रमेश भंडारी ने देवेगौड़ा के कहने पे मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी आधी रात, कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार अपना बहुमत सिद्ध करे विधानसभा के अंदर। कल्याण सिंह के पास अपार बहुमत था, जगदम्बिका पाल साबित नहीं कर पाए, लेकिन ये एक संवैधानिक विडंबना थी कि एक सदन 2 मुख्यमंत्रियों को एक साथ देखे सदन के अंदर, ये भी हम लोग देख चुके हैं, गवारा कर चुके हैं। ठीक, उनको जेल भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये भारत के दूसरे मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था। पहले थे EMS नंबूद्रिपाद, केरला के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लांछन लगाया था ये बड़े जमींदारों और राजाओं की अदालत है, गरीबों की नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबूद्रिपाद को जेल भेज दिया था। उसके बाद दूसरा मौका आया इतिहास में जब कल्याण सिंह सर के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद को टूटने से बचा नहीं पाए। लेकिन सबके अलावा कल्याण सिंह के बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने जिस प्रकार राज्य में कड़क प्रशासन लाए थे, मजाक है कोई पुलिस वाला, कोई DM के कहने पे कोई ऊंचा अधिकारी हटा दिया जाए या कोई निचले अधिकारी के साथ अत्याचार हो। कल्याण सिंह के पास एक जल स्रोत बना हुआ था, हर आम आदमी की बात उन तक पहुंचती थी। मैं इस पर आपसे एक सवाल लूंगी। हम जब उनके पॉलिटिकल किस्से पढ़ रहे थे तो केंद्र से कुछ नाम गए थे उनके पास, IAS IPS को लेकर सिफारिशें गई थी,
कि इनकी पोस्टिंग को लेकर उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि आप अपने जो है काम पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं इस पर आपसे बात करूंगी। प्रेम स्वरूप पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, सभी उनके राजनीतिक करियर की बातें कर रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं कि भाई उनका संघर्ष कैसा रहा, वो आरएसएस से जुड़े रहे और उनका स्टेटमेंट कि भाई मेरे शरीर का एक एक बूंद खून जो है वो संघ और बीजेपी का है। मैं जरा उनके एक अलग पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की, मैं जानना चाहूंगी खाना पीना पहनना ओढ़ना कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करती है। मैं अभी जैसे रिसर्च कर रही थी उनके बारे में, मैंने पढ़ा कि वो बाकायदा जो तमाम बड़े लीडर हैं आज बेशक अलग अलग पार्टियों में हैं, ये लोग सीज़न जब होता था तो आम की पार्टी किया करते थे, बाकायदा बैठ के खूब धमा चौकड़ी होती थी और सारे नेता बैठे होते थे। इस तरह के किस्से मैं चाहूँगी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। प्रेम स्वरूप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? शुरू करूं? हाँ जी बोलिए, आप ही से मेरा प्रश्न है। प्रेम जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। बाबू कल्याण सिंह जी से मेरा सन 1957 से संपर्क संबंध था। संघ का प्रशिक्षण मैंने और उन्होंने एक साथ ही किया था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं, लेकिन उन पर प्रकाश न डालते हुए मैं दो एक बातों आपके समक्ष रख रहा हूं। पहली बात यह है कि बाबू कल्याण सिंह जी में बहुत ही निष्ठा रखने वाले एक श्री BL वर्मा उझानी निवासी हैं। तो इस समय मैं विधायक था तो वर्मा जी ने मुझसे कहा कि लखनऊ जब चलें तो मुझे भी ले चलिए और मुझे बाबू कल्याण सिंह जी से मिला दीजिए। मेरे बारे और उस संदर्भ में फिर जनसंघ और संघ दोनों के ही लोगों से बातचीत करने के बाद नानाजी देशमुख ने कहा कि अब इनको प्रदेश की राजनीति में एक अच्छे स्थान पर लाना चाहिए। एक चुनाव वो लड़े, हार गए, फिर दूसरा चुनाव वो लड़े और फिर कई बार जीतते रहे। तो वो एक बहुत ही कर्मठ और सिद्धांत के लिए समर्पित व्यक्तियों में से थे। प्रशासकीय योग्यता उनमें बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि जब वो पहली बार सरकार में मंत्री बने थे तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि इस विभाग में वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, ईमानदारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वहाँ कल्याण सिंह जी ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया कि उन्हें एक बहुत ही प्रशासनिक और ईमानदारी से भरा पूरा मंत्री माना जाता था। तो इस तरह से यहाँ से उनका उद्भव शुरू हुआ। फिर तो पार्टी के अंदर उनका स्थान बढ़ता गया। अनेक स्थानों पर उन्होंने पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। केंद्रीय समिति में भी वो आए और उन्होंने एक छाप छोड़ी अपने कर्तृत्व की और अपनी सदाशयता की। कल्याण सिंह जी का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यकाल था वो उस समय था जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था और वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और जब उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा और लोगों के मन में ये बात आई कि ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, कठोर है, जहाँ पार्टी के अनुशासन का पालन करते रहे हैं वहाँ न्यायपालिका का भी जो आदेश है उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में वो इस मंदिर के आंदोलन में खून खराबा नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात थी।
और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बात के लिए अपने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को की अवमानना करने के एक कई अपराध में उनको एक दिन जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है मैं उस पर अडिग हूँ और मैं उसको पूरा करूँगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रशासनिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से। तो वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी को आप सुन रहे थे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का में उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत में देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे। CBI की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं CBI कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे। नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की CBI कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे।
मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ इस मौके पर। पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई। हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी।